Hello guys, thank you so much for clicking on my video and skipping the introductory part. Let's jump to our today's topic, that is gametogenesis. As name denote here, the gameto and genesis means gamete की generation. Gametogenesis. Gametes, we all are aware with gametes, that is ova and sperm. If we talk about human physiology, then in case of female it will be ova and in case of male it will be sperm. But if I talk about plants, then it will be oval in case of female and pollen grain in case of male. But as we are talking about human physiology, so we will focus on the spermatogenesis only in today's video. Spermatogenesis means generation of sperms. So hopefully you gonna learn something new today about spermatogenesis, and for complete insight of the topic, please stay tuned with me. Before understanding the process of spermatogenesis, let's understand about gametogenesis. Gametogenesis is the process of formation of haploid gamete from the undifferentiated diploid germ cells. I have used a word undifferentiated diploid germ cells. Look, germ cells are cells that are other than somatic cells. What are somatic cells? Somatic cells are the all kind of cells that are present in human body. Like अगर मैं बात करूँ मसल सेल्स की, ठीक है, नर्व सेल्स की बात करूँ, आरबीसी की बात करूँ मैं, या डब्ल्यूबीसीज की बात करूँ, मैं किसी भी सेल की जब बात कर रही हूँ तो वो सोमेटिक सेल और सारी क्या है, डिप्लॉयड है. इवन जो जर्म सेल होती है, जर्म सेल कहाँ पे प्रेजेंट होगी, गोनाड्स के अंदर. गोनाड्स जैसे ओवेरी गोनाड है और मेरा टेस्टिस गोनाड है, तो ओवेरी और टेस्टिस के अंदर जो जर्म सेल्स प्रेजेंट है, जो प्राइमोडिया सेल्स प्रेजेंट है, मतलब वो प्राइमरी सेल्स जो बाद में हमारे स्पर्म एंड ओवा को जनरेट करेंगी, उनको जर्म सेल्स बोला गया है. ये भी क्या है, डिप्लॉयड है. डिप्लॉयड का मतलब क्या है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डेट इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. अब मैंने एक और वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, अनडिफ्रेंशिएटेड. अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब ये है कि जितनी भी जर्म सेल्स होंगी ना, सबका जीनोम भी सेम है, सबकी मॉर्फोलॉजी भी सेम है, सबका फंक्शन भी सेम है, मॉर्फोलॉजी भी सेम है और फंक्शन भी सेम है. बट जब ये जर्म सेल्स माइटोसिस डिवीजन के थ्रू या फिर मियोसिस डिवीजन के थ्रू दो डिफरेंट काइंड की सेल्स फॉर्म करेंगी, जिनका फंक्शन भी अलग होगा, जीनोम भी अलग होगा. जीनोम क्यों अलग होगा भाई, क्योंकि मियोसिस के टाइम पे रिकम्बिनेशन होगा भाई, क्रॉसिंग ओवर होगी, रिकम्बिनेशन होगा तो उनका जीनोम अलग हो जाएगा. अब वो जीनोम अलग हो गया है तो क्या हो गया है वो नई सेल्स बन गई है. हर क्रोमोसोम अपना एक क्या कंसिस्ट करता है, अपना अपने अंदर अलग इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट करता है, अलग ट्रेड कंसिस्ट करता है. तो यहाँ पे जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है वो क्या है, जर्म सेल. तो अनडिफ्रेंशिएटेड एंड डिप्लॉयड जर्म सेल से गोनाड की अंदर प्रोडक्शन होना हैप्लॉयड गैमेट का क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस. हैप्लॉयड गैमेट ही क्यों चाहिए, क्योंकि 23 इसके मिलके ही तो 46 देंगे. अगर 46 + 46 होगा तो हमारा ऑर्गेनिज्म एबनॉर्मल पैदा हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे हैप्लॉयड गैमेट चाहिए. इस वजह से ये प्रोसेस चलती है गैमेटोजेनेसिस. अब गैमेटोजेनेसिस भी दो टाइप की होगी. जब गैमेट दो टाइप के हैं, स्पर्म है मेल के केस में तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, oogenesis फीमेल के केस में जो ओवा जनरेट करेगी. अब जो ये गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है मेल में भी और फीमेल में भी, वो कुछ फेजेस में होगी, ठीक है. उसको हम कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए. तो सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन नाम से पता चल रहा है, मल्टीप्लाई करेगी. क्या मल्टीप्लाई करेगी, मैंने यहाँ पे बात की डिप्लॉयड जर्म सेल्स की, तो वही मल्टीप्लाई करेगी. तो अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे जर्म सेल्स होती है स्पर्मेटोगोनिया. अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, डिफरेंट टाइप के स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म होते हैं. स्पर्मेटोगोनिया टाइप पेले टाइप, ठीक है, ए टाइप, A1 टाइप, बी टाइप. तो ये डिफरेंट टाइप के स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं और माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बनते हैं, क्योंकि जो जर्म सेल है वो डिप्लॉयड है और डिप्लॉयड के थ्रू माइटोटिक डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन है. तो इसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो स्पर्मेटोगोनिया के अंदर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे. फिर आती है ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में जो ये स्पर्मेटोगोनिया है जो कि ऑलरेडी डिप्लॉयड है, ये मियोसिस डिवीजन करेगा. मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें ये सेल प्रोड्यूस करेगा 4 सेल्स, ठीक है. और वो 4 सेल्स क्या कंसिस्ट करेंगी, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब रिड्यूस हो गए. देखो
2n से n हो गए, तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1 में तो ये फॉर्म कर देगा स्पर्मेटोसाइट 1, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर दोबारा से मियोसिस 2 होगा, क्योंकि मियोसिस भाई 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो उसमें हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। अब ये जो स्पर्मेटोसाइट है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये फर्दर जनरेट करता है स्पर्मेटिड। ये जो स्पर्मेटिड होता है ये कुछ नहीं होता है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्पर्म का छोटा बेबी मानो इसको, ठीक है। जब तक स्पर्म के अंदर टेल नहीं आती है, माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज नहीं होते हैं और उसका न्यूक्लियस कंडेंस होके उसका जीनोम को कंसिस्ट नहीं करता है, तब से पहले जो बनता है वो स्पर्मेटिड बनता है। तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं ग्रोथ फेज, जिसमें हमारी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस आ गए। स्पर्म मतलब स्पर्म, साइटो मतलब सेल, जेनेसिस मतलब जनरेशन, मतलब स्पर्म की सेल जनरेट हो रही हैं। फिर मैचुरेशन, मैचुरेशन में यहाँ पे आएगा भाई स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है, स्पर्म की जनरेशन होगी, ठीक है। स्पर्म की जनरेशन कैसे होगी, मैंने यहाँ पे बोला कि एक स्पर्मेटिड बनता है, जो स्पर्मेटिड बनता है वो राउंडेड सेल है जिसके अंदर जीनोम तो है, बट अब इसमें मॉडिफिकेशन होगी, जैसे इसके अंदर टेल आ जाएगी, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हो जाएंगे क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए, यहाँ पे एक्रोसोम बन जाएगा, जो जब फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा, एक्रोसोम रिएक्शन होती है जब वो फ्यूज़ करता है किसके साथ, ओवा के साथ, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो वहाँ पे कैपेसिटेशन प्रोसेस होती है फीमेल बॉडी के अंदर, बट वो हमें नहीं पढ़नी। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि स्पर्मेटिड से हमारे स्पर्मेटोजोआ कैसे बनते हैं। स्पर्मेटोजोआ मतलब उसके अंदर टेल कैसे आती है, उसका न्यूक्लियस कैसे अरेंज होता है, एक्रोसोम कैसे अरेंज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे अरेंज होते हैं, एक्रोनिम कैसे बनता है, ये सब हम पढ़ेंगे। और ये जब सब बन जाएगा तो ये स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा, और जब ये स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा तो इस सर्टोली सेल से सेमनीफेरस ट्यूबल में आ जाएगा, और सेमनीफेरस ट्यूबल से एपिडिडाइमस में आ जाएगा, और फिर ये कलेक्ट हो जाएगा वहाँ पे, और जब इजैकुलेशन होगा तो ये बाहर चला जाएगा। ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोजोआ कैसे डेवलप होता है हमारा जर्म सेल से। So we always wonder why we are going to study this topic. So the objective are to enable the male to transfer genetically recombined DNA. ड्यूरिंग मियोसिस, वी ऑल नो मियोसिस एंड माइटोसिस के टाइम पे रिकम्बिनेशन होता है, तो वो जेनेटिकली रिकम्बाइन जो करेगा अपने डीएनए को, और उस डीएनए को उसको कंट्रीब्यूट करना है अपने ऑफस्प्रिंग में, तो वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही हो पाएगा। तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू वो किसके थ्रू देगा अपना जीनोम, तो वो किसी गैमेट के थ्रू ही देगा, इसलिए उसको अपने गैमेट ट्रांसफर करने, इसलिए वो गैमेटोजेनेसिस कर रहा है, ठीक है। टू इक्विप द स्पर्मेटोजोआ टू इफेक्टिवली नेविगेट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड डिलीवर द जेनेटिक मटेरियल टू ओवम। उसको टेल फॉर्मेशन करनी है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है क्योंकि उसको एनर्जी देनी है स्पर्म को मूवमेंट के लिए, ठीक है। उसको एक्रोसोम बनाना है क्योंकि उसको फर्टिलाइज करना है, ठीक है। उसको न्यूक्लियस बनाना है, न्यूक्लियस कंडेंस करना है उस छोटी सी सेल के अंदर, उसको अपना सारा जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे कंडेंस करना है प्रोटो अमाइंस के थ्रू। तो वो सारी प्रोसेस वो क्यों कर रहा है, ताकि वो इफेक्टिवली नेविगेट कर सके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहाँ पे भी उसकी डेवलपमेंट होती है, कैपेसिटेशन होती है वो, ताकि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ओवर तक पहुंचा सके। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस जो ह्यूमन मेल की बात करें तो 75 डेज लेती है भाई कंप्लीट होने में, और ये प्रोसेस है डिफ्रेंशिएशन की, जिसमें हमारे डिप्लॉयड जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है हमारा स्पर्मेटिड में, स्पर्मेटिड ये बनेगा। और फिर उसके बाद जब मोटिलिटी आ जाती है, मोटिलिटी आने के लिए उसको टेल चाहिए, कुछ मोर्फोलॉजिकल चेंजेस चाहिए, तो वो स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे प्रिमिटिव टोटिपोटेंट स्टेम सेल, टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स हैज़ ए कैपेबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। तो टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया वो डिवाइड होती है और बहुत सारी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है, जिसको हम टेस्टिकुलर स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे। दीज आर टेस्टिकुलर स्पर्मेटोजोआ बिकॉज दे रिसाइड इन टेस्टिस। तो इसमें हमें पता है कि यहाँ पे तो हमारा हो रहा है माइटोटिक डिवीजन, और यहाँ पे हमारा हो रहा है मियोसिस डिवीजन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो माइटोटिक एंड मियोसिस दोनों ही डिवीजन होंगे। सेलुलर रिमॉडलिंग का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ पर स्पर्मेटिड था, राउंडेड सेल थी, उसमें कुछ सेलुलर चेंजेस आए, जैसे हमारा जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हुआ, ठीक है। मोर्फोलॉजिकल चेंजेस जो आए, प्रोटीन्स बाइंड हुए, वो सब सेलुलर रिमॉडलिंग में आता है।
तो स्पर्मेटोजेनेसिस को हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं, प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन फेज, जिसको हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलेंगे। और फिर मियोसिस वाली जो यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाती है मियोसिस फेज, जिसको हम ग्रोथ फेज बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम स्पर्मेटिडोजेनेसिस क्यों? क्योंकि ये स्पर्मेटिड की जनरेशन कर रही है। फिर मैचुरेशन, जिसमें हमारी स्पर्मियोजेनेसिस, क्योंकि ये स्पर्म की मैचुरेशन कर रही है, स्पर्म की जनरेशन कर रही है। तो ये सारी स्टेज हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। वाई आई हैव शोन दिस हेयर, बिकॉज जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस है, मतलब कि स्पर्म की जनरेशन की जो प्रोसेस है वो किसके अंदर होती है? टेस्टिस के अंदर होती है। और वो किस हार्मोन के अंडर होती है? टेस्टोस्टेरोन के अंडर होती है, जो कि मेल हार्मोन है। टेस्टिस आर कनेक्टेड अलोंग इट्स पोस्टीरियर बॉर्डर टू एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस के से वो कनेक्ट होती हैं। अब जो एपिडिडाइमिस है वो स्टोर करता है स्पर्म्स को, और यहाँ पे लेडिंग सेल्स होती हैं जो क्या करेंगी? मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगी। और जो लेडिंग सेल्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस करती हैं? ये लेडिंग सेल्स है, ये हमारी टेस्टोस्टेरोन देंगी। अब इसको सिग्नल भी तो मिलना चाहिए ना, टेस्टोस्टेरोन मेरे को सिक्रेट करना है, मेरे को कैसे पता चलेगा? तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड डेट विल सिक्रेट, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रेट करेगी। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी विल सिक्रेट LH एंड FSH। तो यहाँ पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है डेट इज LH, दिस LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी विल एक्ट ऑन द टेस्टिस, और टेस्टिस की अंदर किस पे? लेडिंग सेल्स पे। फिर लेडिंग सेल्स स्टिमुलेट करेंगे किसका प्रोडक्शन? टेस्टोस्टेरोन का। अब टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है यहाँ पे? वो टेस्टिकुलर एक्सिस को एक्टिवेट कर देती है। मस्कुलेशन ऑफ ब्रेन एंड सेक्सुअल बिहेवियर, मस्कुलेशन मतलब मस्कुलाइन करेक्टर आ जाते हैं मेल में, और सेक्सुअल बिहेवियर आ जाते हैं। और जो यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट्स हैं ना, उनकी मेंटेनेंस और स्पर्मेटोजेनेसिस की इनिशिएशन वो सब स्टार्ट करता है टेस्टोस्टेरोन। और जेनाइटल ऑर्गन में मेल जेनाइटल ऑर्गन का डिफ्रेंशिएट होना भी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे उनकी थिकनिंग ऑफ वॉइस होगी या ब्रॉडनिंग ऑफ बॉडी, और भाई उनका हीप पोर्शन जो कम हो जाता है, या फिर हम बोले कि म्यूस्टेसिस कहा जाना, वो सब किसकी वजह से हो रहा है? हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहे हैं। अब जो ये टेस्टिस है, इसके अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी हेयर द लोब्यूल्स, दीज लोब्यूल्स आर अबाउट 370 इन नंबर, एंड इसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। दीज आर सेप्टम्स, बीच में जो ये लाइन दिख रही है कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, दीज आर सेप्टा। और इन सेप्टा के अंदर आपको यहाँ पे सेल दिख रही हैं, ये थ्रेड लाइक सेल्स, ये स्ट्रक्चर, ये क्या है? सेमनीफेरस ट्यूबल्स। इन सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर होती है हमारी प्रोसेस किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस की, मतलब कि स्पर्म जनरेशन की प्रोसेस, जो अबाउट 75 डेज में कंप्लीट होगी। अब जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती हैं, इनके अंदर इनकी भी लाइनिंग होती है ल्यूमेन में। इनके ल्यूमेन में सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दीज सर्टोली सेल्स जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगी, किसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के? सेमनीफेरस ट्यूबल्स की। अबाउट 40% ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबल्स आर फॉर्म्ड बाय सर्टोली सेल्स, ठीक है। और फंक्शन क्या है इनका? ये जो जर्म सेल्स होती हैं, प्राइमोडियल सेल्स, जर्म सेल्स क्या, जो स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वो उसको मेटाबॉलिक सपोर्ट देती हैं, उसको एनर्जी नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं सर्टोली सेल्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज नर्स सेल्स, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। अब जो यहाँ पे मैं बात कर रही थी FSH की, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दीज फोलिकुलर या फोलिकल stimulating hormone will stimulate the प्रोडक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, क्योंकि सर्टोली सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं जो FSH को बाइंड करते हैं, और FSH एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन सिग्नल देता है कि भाई आप जाके सिक्रेट करो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन? कौन देता है? हाइपोथैलेमस देता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जब सर्टोली सेल्स के ऊपर आके बाइंड हो जाएगा फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो जो सर्टोली सेल्स होती है वो सिग्नलिंग करेगी, वो सिक्रेशन करेगी ABP का। ABP इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। व्हाट आर एंड्रोजन? डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन आर एंड्रोजन।
एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, मैंने यहाँ पे 2 हार्मोन के नाम लिए हैं, एक तो वी ऑल नो अबाउट टेस्टोस्टेरोन एंड सेकेंड वन इज डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। दोनों ही हमारे क्या होते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन के अंदर आते हैं। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, उनसे बाइंड करने वाला प्रोटीन सीक्रेट होगा जो अलो करेगा इन एंड्रोजन्स को, किसको, टेस्टोस्टेरोन को, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करने में और उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, ताकि यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो सके। अब देखो स्पर्मेटोगोनिया कैसे बनता है। स्पर्मेटोगोनिया बनने की प्रोसेस, मल्टीप्लिकेशन फेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। प्यूबर्टी के टाइम पे जो प्राइमोर्डिया जर्म सेल्स हैं या स्टेम सेल्स हैं जो प्रेजेंट होंगी किसमें, सेमनीफेरस ट्यूबल में, एज आई हैव शोन यू द डायग्राम, सो यू आर क्लियर कि भाई लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लोब्यूल्स के अंदर हमारी सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती हैं जो हमारी स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स देंगी, जिनके अंदर रिपीटेटिव डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। क्यों हो रहा है माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन करना है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है कि जितने यहाँ पे स्टेम सेल के अंदर हमारे अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम है तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम ही आगे पास ऑन करने, इसलिए यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। तो रिपीटेड डिवीजन होगा टू प्रोड्यूस ए पॉपुलेशन ऑफ सेल दैट इज डिफरेंट टाइप की हमारी स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म होंगी यहाँ पे, जैसे डार्क टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, पेल टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया एंड लॉन्ग टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। देखो ये सारी स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे डिजनरेट हो जाती हैं, या फिर हम बोले तो सारी हमारी यूज़ नहीं होती, क्योंकि हमें कॉन्टीन्यूस सप्लाई करनी होती है स्पर्म की, स्पर्मेटोगोनिया की। तो ह्यूमन के केस में वी ऑल आर अनक्लियर विद दिस कि भाई कौन से टाइप की जो टाइप ए स्टेम सेल्स है वो कौन से टाइप की सेल्स है जिसका लिमिटेड डिवीजन होता है। वी आर नॉट क्लियर हेयर, बट वी आर क्लियर अबाउट टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जितनी भी हैं उनका लिमिटेड नंबर ऑफ डिवीजन होता है जब तक हमारी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस चलती है और वो क्लोन फॉर्म करते हैं और एक बी टाइप की स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करते हैं। जो बी टाइप की स्पर्मेटोगोनिया होती है इसके अंदर फिर माइटोटिक डिवीजन होता है, मतलब इक्वेशनल डिवीजन, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म करेगी। फिर मियोसिस डिवीजन होगा, यहाँ पे मियोसिस 1 होगा, यहाँ पे मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा, उसके थ्रू हमारा स्पर्मेटेड डेवलप हो जाएगा। डेवलपमेंटल इवेंट्स देखते हैं, हमारी पूरी प्रोसेस देखते हैं हम कि कैसे कैसे हमारे स्पर्म फॉर्म होते हैं। सबसे पहले हमारा टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया होगा। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होगा, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद वो माइटोटिक डिवीजन करेगा, माइटोसिस होगा यहाँ पे, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होगा। आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो यहाँ पे। फिर जब प्राइमरी माइटोसिस फॉर्म हो रहा है तो इसके अंदर हमारे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, डेट इज़ 46 ही है। फिर हमारा मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 होने के बाद हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होगा जिसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, मतलब यहाँ पे 23 आ जाएंगे। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस सेकेंड दोबारा से होगा जिसमें हमारे फिर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे और स्पर्मेटिड बन जाएगा। तो यहाँ हमारी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जनरेट करने की जो प्रोसेस होती है ये इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है वो साइटोजेनेसिस होगी, और ये जो प्रोसेस होती है स्पर्मेटिड डेवलप होने की यहाँ तक की जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस। और इसके बाद जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं, यहाँ तक की जो प्रोसेस है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ तक की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो ये 3 प्रोसेस मेन प्रोसेस होती हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मिडोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, जो रोल प्ले करती हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म में। तो यहाँ पे हम देखें कि भाई जब हमारा स्पर्मेटिड है वो स्पर्म बनता है तो क्या क्या चेंज आते हैं। सबसे पहले टेल फॉर्मेशन होती है बाय ग्रोइंग माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोट्यूबल फॉर्म होती है। माइक्रोट्यूबल्स आर साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। तो माइक्रोट्यूबल्स अरेंज होंगी 1 by 1 सेंट्रोइल की हेल्प से, और वो क्या फॉर्म कर देंगी, टेल की फॉर्मेशन करेंगी। फिर ये माइक्रोट्यूबल्स एक्सोनीम फॉर्म करती हैं,
और एंटीरियर पार्ट जो होता है टेल का वो थिक हो जाता है, और मिडिल पोर्शन पे यहाँ पे जो मिडिल पोर्शन होता है, ये वाला मिडिल पोर्शन, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हो जाते हैं एक्सोनियम के अराउंड, ताकि वो एनर्जी सप्लाई कर पाए। बाद में जो फर्टिलाइजेशन होगा या फिर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब मूव करेंगे तो उनको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देगा। स्पर्मेटिड का जो डीएनए है उसकी भी पैकेजिंग होनी होती है, उसको कंडेंस्ड बनाना होता है। कंडेंस का मतलब है कि उसका वाटर खत्म हो जाएगा, वो बहुत ही कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा, बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन उसका बंद हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन हमें पता है फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं बनाएगा, वो डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि कंडेंस्ड हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे जब उसकी पैकेजिंग हो रही है, तो पहले तो हमारी पैकेजिंग कौन करता है, हमें पता है डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन बाइंड होते हैं, बट हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे रिप्लेस कर दिए जाते हैं प्रोटामाइंस के थ्रू। प्रोटामाइंस यहाँ पे बाइंड होंगे। स्पर्मेटिड जब इलोंगेट होगा, इलोंगेट मतलब जो उसमें टेल वगैरह आएगी, तो यहाँ पे प्रोटामाइंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से डीएनए यहाँ पे क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। अब गोल्जी अपार्टस भी आता है, वो न्यूक्लियस के अराउंड आता है। गोल्जी अपार्टस भी न्यूक्लियस के अराउंड आएगा, क्योंकि उसको एक्रोसोम बनाना है। यहाँ पे एक्रोसोम बनाना है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे प्रोसेस शो करता है, एक्रोसोमल रिएक्शन। जो एक्सेस साइटोप्लाज्म यहाँ पे बच जाएगा, या फिर जो भी रेजिडुअल बॉडी यहाँ पे बच जाएगी, जो भी वेस्ट बच जाएगा, उसको जो सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस में, वो फेगोसाइटोज कर लेती हैं। फेगोसाइटोज जैसे अमीबा में हम पढ़ते हैं शूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर, गेन गल्फ कर लेना मटेरियल को, वैसे ही यहाँ पे हमारी सर्टोली सेल्स भी फेगोसाइटिक मैकेनिज्म के थ्रू इनगल्फ कर लेती हैं रेजिडुअल बॉडी को, जो भी बचा हुआ है यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, या फिर एक्स्ट्रा हमारे स्पर्मेटोगोनिया है, सॉरी। हम यहाँ पे मेल के अंदर डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं, ना कि फीमेल वाले पोर्शन को, तो हम इतना पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग हमारे स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे बनते हैं, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये मैच्योर हो जाते हैं, पर इनमें मोटिलिटी नहीं होती। अब ये मैच्योर स्पर्मेटोजोआ रिलीज हो जाते हैं, सर्टोली सेल से रिलीज हो जाएंगे, सर्टोली सेल से रिलीज हो जाएंगे, और ये किसमें के लूमेन में जाएंगे, सेमनीफेरस ट्यूबल्स में जाएंगे। सेमनीफेरस ट्यूबल के बाद ये हमारे नॉन मोटाइल स्पर्मेटोजोआ एपिडिडाइमस में जाते हैं, एपिडिडाइमस में जाते हैं, और वहाँ से एपिडिडाइमस में ही ये प्रेजेंट होते हैं। फिर टेस्टिकुलर फ्लूइड में जो भी सेमिनल वेसिकल सिक्रेट करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिक्रेट करती है, उन सब के साथ फ्लूइड के साथ ये बाहर जाते हैं इजैकुलेशन के टाइम पे। और तो जो मोटिलिटी है स्पर्म की, वो कहाँ पे आती है, एपिडिडाइमस के अंदर आती है, और एपिडिडाइमस से स्टोर करती है उनको। अब यहाँ पे चेंजेस देख सकते हैं हम, जब स्पर्मेटिड होता है तो डीएनए कॉम्पैक्ट होने लग जाता है। ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंसिंग का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो बंद हो जाती है, स्पर्मेटिड डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे जब एपिडिडाइमस में आते हैं तो मोटिलिटी ले लेते हैं, उनकी मेम्ब्रेन चेंज हो जाती है। फिर ये कैपेसिटेशन वाली प्रोसेस है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, और ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सोमेटिक हिस्टोन पहले बाइंड करेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन रिपेयर यहाँ तक ही हो जाएगा। उसके बाद हमारे हिस्टोन वेरिएंट बनेंगे, और प्रोटामाइन यहाँ पे बाइंड होंगे हमारे डीएनए के साथ, ताकि उनको कंडेंस किया जा सके। इसमें देख सकते हैं हमारे जो स्पर्मेटिड है वो राउंडेड सेल का स्ट्रक्चर था, फिर वो इलोंगेट होने लग जाता है, यहाँ पे टेल फॉर्मेशन होने लग जाती है माइक्रोट्यूबल की अरेंजमेंट की हेल्प से, और वो कंडेंस होने लग जाता है जेनेटिक मटेरियल भी, और कंडेंस्ड स्पर्मेटिड हमारे ये बन जाता है। और ये जो रेजिडुअल बॉडी होती है, ये हमारी फेगोसाइटोज्ड कर ली जाती है सर्टोली सेल्स के थ्रू। यहाँ पे स्टोन नहीं है, हमारे हमारे प्री प्रोटामाइन है, प्रोटामाइंस यहाँ पे बाइंड होंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्विकली यहाँ पे रिवाइज करवाऊँ तो स्पर्मेटोगोनिया था हमारा, जिसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन के बाद हमारी बहुत सारी सेल्स बनती हैं, जैसे A1 A2 स्पर्मेटोगोनिया, और एक्टिव स्पर्मेटोगोनिया जिसको A3 या B भी बोल देते हैं। ये सारे हमारे लिमिटेड डिवीजन शो करते हैं, पर जो B वाला है वो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म कर देता है। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होती है। फिर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है वो हमारा मियोसिस 1 के थ्रू हमारी 2 सेल्स जनरेट करेगा, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगी। फिर मियोसिस 2 होगा, जिसके थ्रू हमारी 4 सेल्स जनरेट हो जाएंगी, और इसको हम स्पर्मेटिडोजेनेसिस बोलेंगे, क्योंकि स्पर्मेटिड बन रहा है, और स्पर्मेटिड राउंड स्ट्रक्चर है, और उसको मोटिलिटी भी लेनी है और स्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, जिसके बाद हमारा स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ
spermatogenesis, which we have studied today. Now we are going to understand about हार्मोनल कंट्रोल, कि कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, क्या होता है एक्चुअल में, जिसकी वजह से ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हमारी ओक्योर होती है मेल में। तो देखो, अब जो हाइपोथैलेमस है, दिस इज अ हाइपोथैलेमस, अब ये क्या सिक्रेट करेगी, गोनाडोट्रोफिन रिलीजन हार्मोन, दैट इज GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये किसके ऊपर एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। अब जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, या फिर मैं बोलूँ एंटीरियर पिट्यूटरी है, वो क्या रिलीज करती है, FSH एंड LH। FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो FSH और LH है वो क्या करेंगे, जो यहाँ पे LH है वो स्टीरियोडोजेनेसिस मतलब स्टीरॉयड की फॉर्मेशन करेगा बाय स्टिमुलेटिंग, किसको स्टिमुलेट करके, लेडिंग सेल्स को। जो लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होंगी इंटरस्टेशियम में, इंटरस्टेशियम क्या, वो स्पेस जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच में प्रेजेंट है, वहाँ पे लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होंगी, उन पे एक्ट करेगा LH, और लेडिंग सेल्स की वजह से टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होंगे और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनेगा, और एंड्रोजन और डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बनेगा, जो एक्ट करेगा फिर दोबारा से सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पे। और अगर FSH की बात करें तो FSH क्या करेगा, FSH हमारा यहाँ पे क्या करेगा, वो हमारे यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल्स को। FSH विल स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स, कि वो प्रोलिफरेशन में और डेवलपमेंट में हेल्प करें, क्योंकि वो नर्व सेल्स हैं, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को भी, और जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया होंगे उनको भी। अब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर को अफेक्ट करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बने, क्योंकि ये बनेगा तभी एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट कर पाएगा, और तभी FSH और LH हमारा बन पाएगा। तो सीजनल पीक होती हैं, जैसे स्प्रिंग सीजन होता है उस टाइम पे गोनाडोट्रोफिन रिलीजन हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। हाईएस्ट आउटपुट जो होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजन हार्मोन का, वो मॉर्निंग हार्स में होता है, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी हाई होती है। पल्सेटाइल हाईएस्ट आउटपुट होता है हर 90 से 120 मिनट के बाद, इतने टाइम के बाद पल्सिंग ज़्यादा होती है, मतलब इतने टाइम, हर 90 मिनट के बाद, या फिर बोले अप्रोक्स 120 मिनट के बाद दोबारा से ये अपने पीक लेवल पे सिक्रेट होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजन हार्मोन, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगी कि वो FSH और LH सिक्रेट करे। फिर जब सर्टोली सेल्स के डिफ्रेंशिएशन के टाइम पे एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप हो जाता है, एस्ट्रोजन लेवल इज ऑल्सो प्ले मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जब सर्टोली सेल डिफ्रेंशिएट हो रही है, क्योंकि वो नर्व सेल्स हैं, नरिशमेंट करेगी, तो उस टाइम पे एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो अपना लेवल गिरा देता है। और जब हमारी प्यूबर्टी के पहले का टाइम होता है, उस टाइम पे जो एस्ट्रोजन है वो बिल्कुल शट ऑफ कर देता है, किसको शट ऑफ कर देता है, एंड्रोजन को। तो टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन उस टाइम पे बन नहीं पाते, इस वजह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो भी नहीं हो पाती। बट जब हमारा यहाँ पे LH के थ्रू वो एक्टिवेट होती हैं लीडिंग सेल्स, तो उस टाइम पे टेस्टोस्टेरोन जो है यहाँ पे बनता है, वो टेस्टोस्टेरोन मेटाबोलाइज किया जाता है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू, और वो 5 अल्फा रिडक्टेज यहाँ पे फॉर्म करता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को। अब ये दोनों ही एंड्रोजन हार्मोन हैं जो फर्दर स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। अब जैसे ही प्यूबर्टी हिट करेगी तो लीडिंग सेल्स हमारी क्या होगा, जो एस्ट्रोजन का लेवल हो दोबारा से बढ़ जाएगा और एंड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। बट जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो रही है, तो जो हमारी सर्टोली सेल्स होती हैं वो क्या सिक्रेट करेंगी, एस्ट्राडोल सिक्रेट करेंगी, वो एस्ट्राडोल सिक्रेट करेंगी और इनहिबिन सिक्रेट करेंगी, जो इनहिबिट करेगा हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को कि और FSH और LH को सिक्रेट ना करें। इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म
मैकेनिज्म बोलेंगे। और जो टेस्टोस्टेरोन लेडिंग सेल से प्यूबर्टी के बाद ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, वो भी एक इनहिबिटरी इफेक्ट देता है, नेगेटिव इनहिबिशन करता है पिट्यूटरी पे और हाइपोथैलेमस पे, कि हाइपोथैलेमस ना स्टिमुलेट करे पिट्यूटरी को और ना गोनाडोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन सिक्रेट करे, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ना आगे स्टिमुलेट हो। तो ये पूरा हार्मोनल कंट्रोल है जो हमारा चलता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के टाइम पे। यहाँ पे एक और हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, डेट आल्सो प्ले ए मेजर रोल ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। इफ यू डू लाइक माई वीडियो then please thumbs up and subscribe to my channel, and if you have any query then write in the comment box given below, and if you want me to improve my teaching style then also comment in the comment section given below. Thank you so much again.